जब हम इसको जान जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा बॉटम लाइन परफॉर्मेंस है वो भी हमारी इंप्रूव हो जाएंगी। यानी कि आप यूनिट लेवल या फिर प्रोडक्ट लेवल आप प्रॉफिट निकालने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, वो आपको मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। आप कस्टमर लेवल पे निकालो जिससे कि कस्टमर का पता भी चलेगा कि कौन सा कस्टमर हमारे लिए प्रॉफिटेबल है भी या भी नहीं भी है। कस्टमर profitability analysis is best conducted with a technique known as activity based costing or ABC analysis. The net profit coming from each customer, which can be calculated by revenue less cost done by this tool. This cost are not only manufacturing distribution cost but also sales cost, marketing cost, service cost and any other related cost which have to be undertaken to service to the customer. यानी कि आप जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और कस्टमर पे आप जितनी भी कॉस्ट लगा रहे हो सबको माइनस करके देख लो कि आपकी टोटल वो पॉजिटिव है या नहीं है। आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ कॉस्ट कस्टमर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रॉफिट टीयर्स कि ए लेवल कस्टमर, बी लेवल कस्टमर, सी लेवल कस्टमर, डी लेवल कस्टमर। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ट ऑब्जर्व इन द बैंकिंग इंडस्ट्री विद क्रेडिट कार्ड एज अ प्रोडक्ट। कस्टमर आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। प्लैटिनम कस्टमर होते हैं, गोल्ड कस्टमर होते हैं, आयरन कस्टमर होते हैं, लीड कस्टमर होते हैं जब क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो प्लैटिनम कस्टमर क्या होते हैं, वो मोस्ट प्रॉफिटेबल होते हैं। प्लैटिनम कस्टमर क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल होते हैं। उसके बाद फिर प्रॉफिटेबल होते हैं गोल्ड वाले, फिर लो प्रॉफिटेबल एंड डिजायरेबल, और लीड कस्टमर होते हैं अनप्रॉफिटेबल एंड अनडिजायरेबल। इसमें क्या है कि इनका रैंकिंग क्या है, इनका रैंकिंग है 1, फिर 2, फिर इनका 3, इनका 4। तो 1 वाले क्या कर रहे हैं, आपको ज़्यादा देना है, इनका मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट पिरामिड ज़्यादा होना चाहिए। इनका उससे कम, फिर उससे कम, फिर बिल्कुल कम। ठीक है ना। अब ये पूरा क्रेडिट कार्ड कंपनी के बारे में बोला हुआ है। अ क्रेडिट कार्ड कंपनी वुड ऑलवेज गिव द बेस्ट सर्विस एज वेल एज फाइनेंशियल एंड अदर बेनिफिट टू टॉप टू कस्टमर। इट विल एम सेम टाइम ट्राई टू अट्रैक्ट आयरन कस्टमर एंड ट्राई टू कन्वर्ट दिस आयरन कस्टमर इनटू प्लैटिनम और गोल्ड कस्टमर। फाइनली दिस कंपनी विल हैव अ सिस्टम इन प्लेस टू अवॉइड लीज कस्टमर completely. It is so found that customer with profitability analysis the firm can correctly classify customer and also find out which of the customer if it needs to hold on to acquire more or same type, and which customer it need to let go of several times. Firms find out there are customer which they should have left together altogether as the profitability from these customer is minimum and expense are more. यानी कि ये चाहते हैं कि भाई हमारे लीड वाले और जो दूसरे वाले बंदे हैं आयरन वाले वो उसमें कन्वर्ट हो जाएं प्लेटिनम में या गोल्ड में, या नहीं हो सकते तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। कॉस्ट कैलकुलेशन इज वन मेजर प्रॉब्लम इन कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर कस्टमर becomes difficult, especially in a service environment where manpower as well as time also cost has a cost factor associated with it. Time spent with each customer is different and therefore the cost is different. Furthermore, there are several non-customer related costs too. If these costs are ignored, then right figure cost would be difficult to check. The customer will be shown more profitable than they are. तो हमारा ये कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी यही है कि हमको सिर्फ अपनी यूनिट लेवल पे या फिर प्रोडक्ट लेवल पे हमको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं जाननी है, हमको कस्टमर की भी प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है कि हमारा कौन सा कस्टमर प्रॉफिटेबल है या नहीं है। उस पर हमने कितनी कॉस्ट लगाई, कितना रेवेन्यू उससे जनरेट हुआ, उससे जान लो। हमारा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको आगे सर्विस देंगे, अगर नहीं आ रहा तो हम उसको री इंजीनियर करेंगे, और अगर री इंजीनियर करके भी नहीं बचा सकते तो एलिमिनेट करके उसको भगा देंगे, बात खत्म। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कि पूरे लाइफ टाइम में एक कस्टमर है वो आपसे इस साल भी परचेज कर रहा है, अगले साल भी परचेज कर रहा है, आगे भी परचेज कर रहा है, आगे भी परचेज कर रहा है, तो पूरी लाइफ टाइम में कि वो कस्टमर आपको कितना कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज अ ग्रेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट डेट वी ड्राइव फ्रॉम अ कस्टमर। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ यानी कि ईयर अगर 10 पे भी कर रहा है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में, तब पता चलेगा कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगी, देन उसकी प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद रेवेन्यू हम चेक करेंगे, रेवेन्यू की प्रेजेंट वैल्यू, फिर उसके बाद हम अपना नेट प्रॉफिट जानेंगे। Entire lifetime of relationship with that particular customer. It is a net present value of the projected future cash flow from a lifetime customer relationship. It is an essential tool used in the marketing to focus on more profitable customer, stop servicing non-profitable customer. First of all, we need to ascertain the profit generated from each customer. ABC model helps in associating direct cost and revenue to a particular customer over a period of time to ascertain the profit margin from that particular customer. To ascertain the lifetime value judgment with regard to duration of relationship have to be made.
These require detailed analysis of the strength of relationship, the likelihood, the frequency and the amount of reported additional purchases. Competitive product, customer की loyalty, thus profit margin are then discounted at the firm cost of capital or any other rate as may be determined by the organization to arrive at the customer lifetime value. यानी कि जो भी हमारे टोटल कॉस्ट लगाने के बाद हमारा नेट कैश फ्लो आता है, कैश फ्लो को हम अपने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर जो कोई भी रेट डिटरमाइन करा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, उससे हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और अपनी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पे आज की डेट में आ जाएंगे। अब इन्होंने एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, ये इलस्ट्रेशन का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि करना आपको खुद है। कि एक ना सिनेमा हॉल है, उसमें क्या करते हैं, कुछ लोग जाते हैं उसमें 4 साल तक जाते हैं, 4 साल तक वो बंदे जाते हैं। और कैसे कैसे जाते हैं कि उसका वन टाइम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है 5,000 पर स्टूडेंट। और उनके खर्च क्या कहते हैं, क्या कहता है, द वन टाइम इनिशियल एक्सपेंस नेट ऑफ द वन टाइम सब्सक्रिप्शन फी कलेक्टेड वुड कॉस्ट, हाँ 5,000 उनका खर्चा आता है। जो स्टूडेंट जाते हैं उनका 5,000 पर बंदे का खर्चा आता है, जिससे कि उनको रेवेन्यू क्या जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है उनको ये 2,000 4,000 ऐसे इस चीज़ों का। और ये कुछ अजम्पशन दे रखे हैं कि भाई जो 50% सब्सक्राइबर है ना, वो एक्सपेक्टेड है कि 3-4 साल में आएंगे, तीसरे और थर्ड और फोर्थ में आएंगे। 75 जो सब्सक्राइबर हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फूड को परचेज करेंगे, यानी कि टोटल जो आएंगे उसका 75%। और 25% जो है वो सोविनीट्स लेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में, एंड 10% दैम इन 3 एंड 4th ईयर। उसके बाद इनके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर दे रखा है, और प्रेजेंट वैल्यू का फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का भी दे रखा है, 10% का और 10% का, पूरे 1 से 4 साल का और 1 से 2 साल का। तो हम अगर बीच हम 3 to 4 ईयर का भी निकालेंगे तो 3.169 माइनस 1.735 कर देंगे, तो हमारा 3rd to 4th ईयर के लिए भी आ जाएगा, क्योंकि 1 to 4 हमारा ये हो गया, 1 to 2 ये हो गया हमारा, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा 3rd to 4th ईयर के लिए आ जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं इनका क्या दे रखा है कि भाई पहले उन्होंने कॉस्ट लगा दी क्या, 5,000। देन उसके बाद इनको रेवेन्यू कितना हो रहा है, पहले दो साल में 2,000 का, तीसरे तीसरे और चौथे साल में 1,500 का, 1,500 दे रखा है ये, ठीक है ना। 2,000 का पहले साल में हो गया, फिर 1,500 का हो रखा है, फिर 4,000 3,000 ये हो रखा है, 4,000 3,000 ये हो रखा है, फिर 2,200 750 ये हो रखा है। अब इसमें क्या करें हैं कि PVIF निकाल लो इनका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, पहले दूसरे साल का और तीसरे चौथे साल का, पहले दूसरे साल का तीसरे चौथे साल का, पहले दूसरे साल का तीसरे चौथे साल का, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई ये सारी, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब इसके बाद कह रहा है कि जो हमारे पहले साल में जा रहे हैं वो 100% जा रहे हैं, उसके 75% जो 100% जा रहे हैं ना, उसके 75% ही परचेस करेंगे, यानी कि 70 जो इतना रेवेन्यू आएगा वो 75% लोगों से आएगा। और जो सोवनीट्स वगैरह लेंगे वो 25% लेंगे। यही तो कह रहे हैं ना कि 50% हमारा 75% हमारे सिर्फ जो जितने भी आएंगे वो 75% लेंगे, और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर फर्स्ट और सेकंड ईयर में लेंगे। तो ये 75 इसमें आ गए और 25% इसमें आ गए। उसके बाद ये बोला है कि 50% सब्सक्राइबर जो आएंगे वो थर्ड और फोर्थ ईयर में आएंगे, तो यानी कि अभी जो 100% जो रेवेन्यू आ रहा है वो थर्ड और फोर्थ ईयर में 50% ही आएगा, और जो 50% आएगा उसका 75% हमारा सेल्स ऑफ फूड और बेवरेज होगा, और उसका 10% यानी कि इसका 75% और इसका 10% हमारा ये चीज़ होगी। इसमें से इसका 75% और इसका 25% इसमें ये होगा। तो यही एक चीज़ इसमें ट्रिक थी, बाकी और कुछ नहीं था, सीधा इसमें प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन था। देन उसके बाद हमारे पास टोटल नेट रेवेन्यू आ जाएगा, उसमें से हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे और फाइंड आउट हो जाएगा हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं कि हमारा प्रॉफिटेबल है या नहीं है। प्रॉफिट हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा प्रॉफिटेबल है, तो हम इसको, हमारा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे, इन वाले कस्टमर्स को हम कंसिडर करेंगे। और बाकी ये इसके नोट 2 नोट 3 नोट 4 दे रखे हैं, एक बार पढ़ना चाहो पढ़ लेना। मैंने आपको क्वेश्चन का आइडिया दे दिया, आपको एक क्वेश्चन करना खुद है। अगर मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको खुद से एक बार करना होगा। अब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में आप कस्टमर को कैसे करोगे, कस्टमर को कैसे सिलेक्ट करोगे, उसको एक्विजिशन करोगे, उसको रिटेन करोगे, उसको एक्सटेंड करोगे।
कस्टमर का सिलेक्शन, कस्टमर का एक्विजिशन, फिर उसका रिटेंशन, फिर उसका एक्सटेंशन। तो कस्टमर सिलेक्शन हो गया, टाइप ऑफ कस्टमर विद द कंपनी नीड्स टू टारगेट हैज़ टू बी सिलेक्टेड, कि किस टाइप के कस्टमर को वो टारगेट कर रही है, कि किसको हम टारगेट कर रहे हैं, व्हाट इज़ देयर वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, वेयर डू वी रीच देम। कस्टमर को फिर जिसको टारगेट कर रहे हैं फिर उसको वो एक्वायर करेगी, एक्विजिशन। अ रिलेशन नीड टू बी डेवलप विद द न्यू कस्टमर। मेथड ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर इंक्लूड ट्रेडिशनल ऑफलाइन टेक्निक, एग्जांपल एडवर्टीजमेंट के जरिए, डायरेक्ट मेल के जरिए, एक्सेट्रा, एंड ऑनलाइन टेक्निक, सर्च इंजन मार्केटिंग, ऑनलाइन पीआर, ऑनलाइन पार्टनरशिप, इंटरेक्टिव एडवर्ड्स, ऑप्ट इन ईमेल, वायरल मार्केटिंग, एक्सेट्रा। इन सारे मेथड से वो एक्वायर करेगी। फिर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको रिटेन करेगी, यानी कि जो नए कस्टमर है उनको एक्विजिशन करेगी और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको रिटेन करेगी। और कस्टमर सिलेक्शन तो पता करेगी कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या वैल्यू है उनकी, कैसे हम उनके तक पहुंच पाए। Emphasis on the understanding the customer needs to ensure better customer satisfaction, ensure ongoing service quality by focusing on tangible reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Techniques for retaining customer are personalization, mass communication, customization, extranet, opt-in email, and online communities. फिर कस्टमर का एक्सटेंशन कैसे करेगी? द प्रोडक्ट बॉट बाय द कस्टमर नीड टू बी इंक्रीज। जो एक्वायर कर रहे हैं और जो रिटेन कर रहे हैं, जो नए कस्टमर को एक्वायर करा और एग्जिस्टिंग को रिटेन करा है, उनको भी क्या करेगी? एक्सटेंड करेगी। उनको एक्सटेंड करेगी कैसे? कि सेम प्रोडक्ट रीसेल करेगी या क्रॉस सेल करेगी, कि नए वाले को पुराना वाला, जो नए कस्टमर है उनको अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दे दिए और जो पुराने कस्टमर है उनको न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट दे दिए। अपसेल मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उनको उनको बेचेगी। तो ये 4 तरीके से हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में निकाल सकते हैं कि कस्टमर को सिलेक्ट करना, उसको एक्विजिशन करना, उसको रिटेन करना, उसको एक्सटेंशन करना। ये सब हम किस में देख रहे हैं? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। कस्टमर का बिहेवियर जानना, कस्टमर की अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी जानना, कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू जानना, कस्टमर सिलेक्शन, रिटेंशन और उसका एक्सटेंशन एंड रिटेंशन, एक्विजिशन, सिलेक्शन, ये सब। अब मैं बता दूं, दिसंबर 2021 में इसके ऊपर 20 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक के ऊपर, सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर। एंड लुक एट द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक, ओनली इतना ही टॉपिक है ये। उसके बाद तो एग्जाम्पल दे रखा है, वो इलस्ट्रेशन दे रखा है, एंड देन उसके बाद ये अपना अलग है उसी का ही पार्ट, लेबर अलग है। अलग हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि कस्टमर को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे एक्वायर करेंगे, कैसे रिटर्न करेंगे, कैसे एक्सटेंड करेंगे। तो ये पूरा अलग है। तो इतने से पार्ट पे आप जान सकते हो कि 20 नंबर का वो भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आया, केस स्टडी बना के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो दिसंबर 21 के एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा क्वेश्चन है। ओके, तो हमारा क्या क्या हो गया इसमें? हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया। अब हमारा ब्रांड स्ट्रेटजी और यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारे 2 छोटे छोटे से हैं, अभी इसको निपटा देते हैं। देन उसके बाद हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी खत्म। कुछ नहीं है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। आप बीच में बैठो, अपने ऊपर वालों को देखो, आप ऊपर वालों से कैसा रिलेशनशिप बनाओगे, नीचे वालों को देखो, नीचे वालों से कैसे बनाओगे। नीचे वालों से आप 4 तरीके से बनाओगे, रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्या कहते हैं, उसके बाद आपका यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन ब्रांड स्ट्रेटजी। रिलेशनशिप मार्केट में आपके 6 मार्केट हैं। देन आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आपके 3 हैं, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड एक्सटेंशन। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी आपको, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की आपकी डेफिनेशन पूरी दे रखी है कि भाई जो आपका स्टाफ है उसको पता है कि कस्टमर की क्या नीड है। एक बंदा जो सेटिस्फाइड है वो 10 को ला सकता है, 10, एक बंदा अगर डिससेटिस्फाइड है वो 10 को ले जा सकता है। देन उसके बाद यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हम देख लेते हैं। इन मैनेजिंग डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशन लिंक देयर सेल सिस्टम टू द परचेजिंग सिस्टम। वही जो परचेजिंग सिस्टम है ना, उसको सेल सिस्टम से लिंक करना पड़ेगा। ऑफ इट्स कस्टमर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डाटा चेंज यूजिंग ई बिजनेस दे सेल प्रोडक्ट इंटेलिजेंस गैदरिंग इन यूज टू मॉनिटर द ऑनलाइन कस्टमर ट्रांजेक्शन। email is one of the way through which the organization keep touch with customer. Use of IT results in quick action reduction in associated cost saving in time.
ये पूरा वही है कि अगर आप आईटी का यूज़ करते हो तो आपका आप वाइड कस्टमर तक पहुंच सकते हो, दैन आपकी कॉस्ट बचेगी, आपका टाइम बचेगा, आपके पास डेटा इकट्ठा हो जाएगा जिससे कि आप फर्दर आगे कस्टमर को रिकरिंग बेसिस पे सेल कर सकते हो। ब्रांड स्ट्रेटजी, आपका अगर ब्रांड बन गया तो आपके पास कस्टमर ऑलरेडी आएगा। अगर टाटा मोटर्स अगर एक ब्रांड है तो टाटा मोटर्स का नाम सुन के कस्टमर अपने आप आएगा। स्पेसिफिकली ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन इट्स अपील टू द कस्टमर। Branding can have a uses of logo or specific color or any other means which make the product or service distinctively visible amongst other। तो ब्रांड की ये है कि वो अपील टू द कस्टमर होता है, कस्टमर खुद चल के आता है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट आपका क्या है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट में चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं तभी आपको पता चल जाएगा। एन एग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर और सर्विस, कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एग्रीमेंट है। ये किसके है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम नहीं है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। टर्म एज अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट, यानी कि कस्टमर के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एक एग्रीमेंट है। This can be legally binding formal or informal contract. The agreement may be between separate organization or within the different team of the organization. SLA commonly include many components from a definition of service to the termination of agreement. To ensure the SLA are consistent, met agreement often designed with specific lines of differentiation and parties involved are required to meet regularly to create an open forum for communication. Providers reward and penalties are specified. There is always place left for revisiting in most SLA। देखो सर्विस लेवल एग्रीमेंट आपका सिर्फ सीधा सीधा सिंपल यही है कि जो सर्विस प्रोवाइडर और जो कस्टमर है उसके बीच में एग्रीमेंट है, उसमें लिखा होगा कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करोगे, क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सब कुछ। ये इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल कस्टमर के बीच में भी हो सकता है और जो बाहर के कस्टमर है उनके बीच में भी हो सकता है। अब बेनिफिट ऑफ सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ सप्लाई चेन आर enormous on any business. Highly controlled supply chain fetches tangible benefit। tangible benefit कैसे? इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगी आपकी, पर्सनल रिडक्शन, जो क्या कहते हैं जो काम ही नहीं कर रहा है बंदा वो अलग हट के चला जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ऑर्डर मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट हो जाएगा, फाइनेंशियल साइकिल इंप्रूव हो जाएगी, फर्दर इट रिजल्ट है इंफॉर्मेशन विजिबिलिटी हो जाएगी, न्यू इम्प्रूव प्रोसेस हो जाएंगे, कस्टमर का रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस हो जाएगी। तो यानी कि अगर हम इनको हाईलाइट करें तो क्या है? इन्वेंट्री का रिडक्शन, पर्सनल का रिडक्शन, प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियल साइकिल इंप्रूवमेंट, इंफॉर्मेशन विजिबिलिटी, न्यू इम्प्रूव प्रोसेस, कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस, स्टैंडर्डाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। ये 8 पॉइंट है, इसको आपको अलग से लिखना है। प्रैक्टिकल इंसाइट अगेन आपको ही पढ़ना है, क्यों? जहाँ पे कहीं पे प्रैक्टिकल ये अप्लाई हो चुका है उसका एग्जांपल दे रखा है। अगेन प्रैक्टिकल इंसाइट एप्पल का, एप्पल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मॉडल पूरा एप्पल का दे रखा है। और हम आ जाते हैं गेन शेयरिंग पे। ये छोटे छोटे से 2 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद गेन शेयरिंग में क्या होता है कि भी 2 पार्टी होती हैं, दोनों क्या कहते हैं, ये होता है कि हम दोनों मिल बांट के काम करते हैं और जो भी बेनिफिट होगा हम दोनों रखेंगे, ठीक है ना। गेन शेयरिंग इज एन अप्रोच टू रिव्यू एंड एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट और अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द एडजस्टमेंट प्रोवाइड बेनिफिट टू द बोथ पार्टी। दोनों पार्टी को बेनिफिट होता है। फंडामेंटल फॉर्म ऑफ गेन शेयरिंग इज वेयर अ सप्लायर एग्री टू परफॉर्म दिस साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपनी साइड का वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर रेडी करने के लिए, विद अ नो गारंटी ऑफ रिसीविंग अ पेमेंट, जिसकी उसको गारंटी नहीं होती कि पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो उसमें क्या होता है कि गेन शेयरिंग वाले में कि सप्लायर तो अपने पार्ट का काम कर देता है, किस चीज़ को मायने में रखते हुए कि भाई कस्टमर को बेनिफिट हुआ तो मुझे मिलेगा, अगर कस्टमर को बेनिफिट नहीं हुआ तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। यानी कि हम दोनों बेनिफिट ही लेंगे, हम दोनों लेंगे बेनिफिट। कस्टमर कोई भी हो सकता है, चाहे इंडस्ट्री हो सकती है। लेट सपोज अगर एक इंडस्ट्री है, एक ए सप्लायर है और बी दूसरा हमारा बिजनेस है, बिजनेस प्रोवाइडर। बी बोल रहा है कि मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहा हूँ। तो ए क्या बोलता है, ठीक है मैं आपको सप्लाई करूँगा, अगर आपका मार्केट में प्रोडक्ट चला तो इसका जो बेनिफिट होगा वो आप मुझे देना, और अगर इसका बेनिफिट नहीं हुआ, वो क्या कहते हैं, अगर इसका बेनिफिट हुआ तो वो भी हम दोनों का, और इसका बेनिफिट नहीं हुआ तो भी वो हम दोनों का। तो ए तो क्या कर रहा है, ए तो अपना काम कर रहा है, बी क्या कर रहा है, बी का अगर प्रोडक्ट बिका तो ए को मिलेगा,
अदरवाइज ए को कुछ नहीं मिलना। तो यानी कि supplier agree to perform this side of contract with no guarantee of receiving payment. Instead, any payment received is based upon benefit that emerge to the customer as a result of successful completion of supplier side of bargain. This is a clear risky stance for the supplier. इस supplier के लिए बिल्कुल risky है, because it could spend a fortune. वो बहुत कुछ लगा सकता है and walk away with nothing, और बिना कुछ हाथ में लिए चले जा सकता है. Alternatively, if the benefit to the customer is substantial, अगर कस्टमर को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, द सप्लायर कोड फाइंड इटसेल्फ रिवार्डेड विद अ लार्ज रिटर्न, सप्लायर को भी फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. इन दिस सिचुएशन द सप्लायर कोड ऑलमोस्ट बी डिस्क्राइब एज टेकिंग एन इक्विटी स्टेक इन कस्टमर रेदर देन एंटरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट विद इट. इसमें क्या है कि इसमें वो बेनिफिट लेने की बजाय वो क्या करता है, वो उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना स्टेक ले लेता है. उसमें करता है इक्विटी स्टेक इन द कस्टमर रेदर देन एंटरिंग इन कॉन्ट्रैक्ट विद इट. There must be no reward for the supplier to achieve a higher return through adversarial behavior or by hiding behind the contract. Gain sharing deals are on face of it a win-win situation for supplier and its customer. ये win-win situation है दोनों के लिए, कस्टमर के लिए भी और सप्लायर के लिए भी. एग्जाम्पल्स दे रखे, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही है. देन उसके बाद ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का एक छोटी सी केस स्टडी है कि अभी एक राया हेल्थ करके एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, वो क्या कर रही है, वो आउटसोर्स करने की कोशिश सोच रही है एमआरआई सर्विस किसको, लिव लाइफ को. तो लिव लाइफ कौन हो गया, सप्लायर, और राया कौन हो गई, क्या कहते हैं, कस्टमर लिव लाइफ की. तो उसमें राया वाले ने क्या करा है कि राया वाले ने क्या करा है, राया एग्री टू फॉलोइंग कंडीशन. राया वाले ने कंडीशन रखी है, यानी कि कस्टमर ने कंडीशन रखी है कि कॉस्ट सेविंग जनरेटेड इन द फर्स्ट ईयर सेम विल बी रिटेन बाई लिव लाइफ. वो लिव लाइफ के पास रहेगी अगर कोई कॉस्ट सेविंग होती है, यानी कि अगर कॉस्ट सेविंग हुई तो, अगर कॉस्ट सेविंग नहीं हुई तो कुछ नहीं मिलेगा. कॉस्ट सेविंग जनरेटेड सेकंड ईयर थर्ड विल बी शेयर बिटवीन राया एंड लिव लाइफ, इतना इस रेशियो में. Cost saving generated in fourth year will be passed to Raya. Any cost saving generated by idea proposed exclusively by Raya that does not require capital investment by Live Life will be immediately passed along to Raya. तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है. क्या कर रहा है वो, सिटी स्कैन और एमआरआई की सर्विस लिव लाइफ को दे रहा है. तो किस टाइप का एग्रीमेंट है राया और लिव लाइफ के बीच में, ये आपको जानना है. तो इन दोनों के बीच में गेन शेयरिंग अरेंजमेंट है. आप इसको एक बार रीड कर लेना. मैंने आपको इसको ऑब्जेक्टिव बता दिया. यहाँ तक इसकी पूरी कहानी लिख रही है कि राया क्या करती है, उसके बाद क्या 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 उसको क्या, अब उसके बाद उसको ये दिक्कत हो रही है, वो आउटसोर्स करने का सोच रही है. नाम से तो आपको यहाँ लगेगा कि आउटसोर्सिंग है, लेकिन पर आउटसोर्सिंग तब होती है जब आप बिल्कुल दे रहे हो और अपने रिस्क पे ले रहे हो. अपने रिस्क पे आप किसी को आउटसोर्स कर रहे हो, वहाँ पे अगर उसने काम अच्छा कर दिया तो वो आपका, काम अच्छा नहीं करा तो वो नुकसान आपका. लेकिन पर गेन शेयरिंग में क्या है, दोनों का, इसमें दोनों की बात हो रही है कि भाई लिव लाइफ पे इतना ये रहे, जब ये होगा तो ये रहेगा, ये होगा तो ये रहेगा, ये होगा ये होगा. कॉस्ट सेविंग कॉस्ट के अलावा जो सेविंग होगी, यानी कि कॉस्ट सेविंग हो भी सकती है, कॉस्ट सेविंग नहीं भी हो सकती है. तो एक बार आप इसको रीड करना. मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया कि इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है. नाउ आपका लास्ट आउटसोर्सिंग, देन उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म. आउटसोर्सिंग ऑल्सो समटाइम रेफर टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, कि भाई आपने बाहर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. इज अ बिजनेस प्रैक्टिस यूज बाय द कंपनी टू रिड्यूस कॉस्ट और इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय शिफ्टिंग टास्क, ऑपरेशन, जॉब और प्रोसेस टू अनदर पार्टी फॉर अ स्पेंड ऑफ टाइम. आप किस लिए, अपनी कॉस्ट बचाने के लिए, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए आप टास्क को शिफ्ट कर देते हो, ऑपरेशन को शिफ्ट कर देते हो, जॉब्स को शिफ्ट कर देते हो किसी अदर पार्टी को फॉर अ स्पेन ऑफ टाइम. द कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू थर्ड पार्टी कैन बी डन एट द प्रोमाइस और आउटसाइड, चाहे वो आपके प्रोमाइस में हो चाहे कहीं बाहर हो. आउटसोर्सिंग इज अ कॉस्ट सेविंग मेजर एंड प्रैक्टिसिंग दिस कैन हैविंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग. Outsourcing is not limited to manufacturing. Giving service to customers such as those in a call center and computer programming jobs are also outsourced by companies seeking way to reduce cost. A part of product may even be purchased from outside. This would be within the purview of outsourcing, such as component for computer equipment. The component can be purchased for a lower cost than it would be for the company to manufacture that component themselves, and the lower component may be of higher quality.
आउटसोर्सिंग इज ऑफन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डाउनसाइजिंग और री इंजीनियरिंग। अब एडवांटेज क्या है आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग तो समझ में आ गया कि भाई आप कॉस्ट बेनिफिट लेने के लिए या फिर अपनी इंप्रूव एफिशिएंसी करने के लिए आप बाहर भेज देते हो किसी के पास, और ज़रूरी नहीं है कि वो जो बाहर भेज रहे हो वो आपका बाहर बिल्कुल ही जाके वो आपके प्रमाइस में भी हो सकता है। और आप किस लिए आउटसोर्स करते हो? किसी भी एक्टिविटी को आप आउटसोर्स कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, ठीक है ना। अब आउटसोर्सिंग का एडवांटेज क्या है कि कॉस्ट सेविंग हो जाती है। इट फ्रीज एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल। इन्वेस्टमेंट करने से बच जाते हो। फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टाफिंग मैन पावर मैनेजमेंट हेल्प इन कॉस्ट सेविंग, अगेन कॉस्ट सेविंग। डिसएडवांटेज इसका क्या है? रिस्क ऑफ लूजिंग सेंसिटिव डाटा, आपका सेंसिटिव डाटा जा सकता है। कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन एंड डिलीवरीज ऑफ एक्टिविटीज आउटसोर्स। इनएक्सपीरियंस वर्कर और इम्प्रॉपर प्रोसेस कैन लीड क्वालिटी प्रॉब्लम। भाई सामने वाले का बंदा अभी इतना इनएक्सपीरियंस है, वो क्वालिटी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपका आउटसोर्सिंग का छोटा सा टॉपिक था, और गेन शेयरिंग का भी ये छोटा सा टॉपिक था जिसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है ना। उसके बाद ये प्रैक्टिकल इनसाइड है, ये फिर से आउटसोर्सिंग का प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दे रखा है कि पैरेक्सल नीड्स अ रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन, तो ये उसने आगे भेज दिया था, ठीक है ना। देन इसके बाद ये समरी है, और आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन जो है। अब अगली जो वीडियो आएगी मैं कोशिश ये करूँगा कि अगली वीडियो आपकी उसकी आए, क्वेश्चन एंड आंसर की। तो अगर क्वेश्चन आंसर की आती है तो उसमें चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के जो पूरे एडिशनल क्वेश्चन और आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम उसमें कवर करेंगे। इस वाली उसके भी हम सारे क्वेश्चन उसमें कवर करेंगे। तो एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या करा। हमने करा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम सप्लायर और एंड होता है कस्टमर पे। हमको सप्लायर से भी रिलेशनशिप बना के चलना पड़ेगा, कस्टमर से भी रिलेशनशिप बना के चलाना पड़ेगा। पुश मॉडल पुल मॉडल हमने देखा था। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम हमने देखा था। उसके 8 देखे थे जिसमें 5 कस्टमर रिलेटेड, एक सप्लाई रिलेटेड और 2 इंटरनल रिलेटेड है। देन पुश और पुल मॉडल हमने देखा था। उसके बाद हमने अप स्ट्रीम देखा और डाउन स्ट्रीम देखा। अप स्ट्रीम में हमने देखा कि सप्लायर से हम रिलेशनशिप कैसा है। उसके बाद यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सप्लायर से रिलेशनशिप हमारा कैसा आ सकता है, सोर्स, कॉस्ट क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी, नंबर ऑफ सप्लायर, और आपका बाई और आउटसोर्सिंग। यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई सोर्सिंग, ई प्रोक्योरमेंट, ई परचेजिंग और ई पेमेंट, ये आपका पूरा ई प्रोक्योरमेंट हो गया। उसके बाद हमारा आता है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में हमारे 4 आ गए, रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्रांड स्ट्रेटजी। जिसमें हमारा यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी छोटा सा था और ब्रांड स्ट्रेटजी हमारा छोटा था कि वो अपील टू कस्टमर होता है। यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि हम वाइड रेंज पे हम पहुँच सकते हैं, हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और हम वाइड मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, जल्दी से हम सामान बेच सकते हैं, हमारी मार्केट शेयर अच्छा हो जाएगा। कस्टमर के संग रिलेशनशिप हमने देखा था, हमने 4 जगह देखा था, वो सॉरी 3 जगह। कस्टमर की अकाउंट प्रॉपर्टी, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर को एनालाइज करना, उसका बिहेवियर, कस्टमर एनालिसिस ऑफ कस्टमर और उसका बिहेवियर। फिर हमने कस्टमर सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड एक्सटेंशन देखा था। उसके बाद हम आते हैं, हमने क्या देखा था, हमने देखा था रिलेशनशिप मार्केट, उसमें हमने 6 देखा था। इंटरनल मार्केट, इन्फ्लुएंस मार्केट, रेफरल मार्केट, रिक्रूटमेंट मार्केट, सप्लायर मार्केट, कस्टमर मार्केट। हमने 6 मार्केट ये देखे थे। 6 मार्केट को हमने ये भी जान लिया था कि हम किस वजह से देख रहे हैं, कस्टमर के एंगल से, कस्टमर के एंगल से, कस्टमर के एंगल से, कस्टमर के एंगल से, कस्टमर के एंगल से। देन हमारा ये पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट यहाँ पे आके हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा आया था सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कि हमारा सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में एग्रीमेंट होता है, ये फॉर्मल एग्रीमेंट होता है और इसमें हमारे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट लिखे होते हैं। हमारा हमको क्या करना है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लिखा होता है। ये हमारा इंटरनल के संग भी हो सकता है, एक्सटर्नल के संग भी हो सकता है। बेनिफिट ऑफ सप्लाई चेन दे रखा था, इसमें 7-8 बेनिफिट आपको दे रखे थे, आपको नोटबुक में अपने उतारने हैं। देन उसके बाद ये प्रैक्टिकल इंसाइट दे रखा है, ये भी आपको पढ़ना ही है। ये बात पढ़ना ये इसलिए नहीं है कि आपके सिलेबस का पार्ट है, ये एक एग्जाम्पल है जिसको आप आइडिया ले सकते हो कि प्रैक्टिकली पहले कहाँ एप्लीकेबल हुआ था। फिर हम गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में आए कि भाई सप्लायर अपने पार्ट तो करने के लिए तैयार होता है, लेकिन पर उसको बेनिफिट हो भी सकता है, बेनिफिट नहीं भी हो सकता है। उसके बाद फिर हम आउटसोर्सिंग पे आए थे कि हम आउटसोर्सिंग कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हम कॉस्ट बचाना चाहते हैं, या फिर हमको इंप्रूव एफिशिएंसी करना चाहते हैं, या फिर हमारा शिफ्टिंग टास्क है, रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव एफिशिएंसी, शिफ्टिंग टास्क, ऑपरेशन, जॉब प्रोसेस टू अनदर पार्टी फॉर स्पेंड ऑफ टाइम। उसके बाद हमारा आउटसोर्सिंग का फिर हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे थे, और इसी के संग आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ मुझे मैसेज करें। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, 9958552331। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर फिर भी मैं आपका क्या कहते हैं अगर आप मैसेज नहीं कर पाएँ तो एटलीस्ट आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कमेंट बॉक्स पे क्या होता है कि अब काफ़ी लोग उसमें देख लेते हैं, काफ़ी लोग की क्वेरी सेम हो सकती है तो उसमें देख लेते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आगे शेयर करें, अपने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू जल्दी से जल्दी ये वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।